हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पे मैंने टुमारो लिख रखा है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले के पार्ट में मैंने अच्छी तरह से इसके पीछे का समझा दिया था। अगर आपको ये आगे का समझना है तो आप पहले उसे जाके देखिए, तभी आपको ये आगे वाला समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। हाँ, तो with a better understanding of chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, electric and optical properties. मतलब अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को की जानकारी अच्छी होगी, ठीक है, अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जानकारी अच्छी होगी, अच्छी नॉलेज होगी, तो उसकी वजह से, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि आज की जनरेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अच्छी नॉलेज की वजह से ऐसे ऐसे मटेरियल्स बनाए गए हैं जिनकी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है। दिस दिस हैज़ लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग ceramics, conducting polymers, optical fibers and large scale miniaturization of solid state devices। और इन्हीं चीज़ों की वजह से आज की डेट में सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स और लार्ज स्केल पे मिनिएचराइजेशन, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का मिनिएचराइजेशन हो पाया है। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, केमिस्ट्री हैज़ टैकल्ड विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस some of the pressing aspects of environmental degradation. Suffer alternatives to environmentally hazardous refrigerants like CFCs, chlorofluorocarbons। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा? हाँ, इन रिसेंट ईयर्स, पुराने कुछ सालों में, केमिस्ट्री हैज़ टैकल्ड विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस, केमिस्ट्री ने फेयर टैकल्स में सक्सेस हासिल की है ऐसे एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के एस्पेक्ट्स को प्रेस करने में। ठीक है। सफ़र अल्टरनेटिव्स टू इन्वायरमेंटली हजार्डस, ऐसे केमिकल्स जो इन्वायरमेंटली हजार्डस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हमारी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब चीज़ों में से निकलती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, इस गैस की वजह से, इस कंपाउंड की वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो ओजोन लेयर डिप्लेट होते जा रही है, यानी गायब होते जा रही है, और उसमें होल हो भी चुका है, ओजोन लेयर में होल हो चुका है ऑलरेडी। हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड। हाउएवर मैनी बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू बी मैटर्स, और सिर्फ ये ओजोन प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा और कई बड़ी बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं टू ग्रेव मैटर्स ऑफ ग्रेव कंसर्न टू द केमिस्ट्स, जो केमिस्ट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना। वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, उनमें से एक प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैसेज के इफेक्ट को कंट्रोल में करना, मैनेज करना, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, जो उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेज होती हैं। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, use of enzymes for large-scale production of chemicals and synthesis of new exotic materials are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists. Hmm. हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, केमिस्ट्री जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस को समझने में, और लार्ज स्केल पे जो केमिकल और लार्ज स्केल पे जो केमिकल और नए एक्जोटिक मटेरियल्स को बनाने के लिए एंजाइम्स का यूज़ करना, है ना, ये सब जो हैं इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस हैं, जो आने वाले केमिस्ट के ये सब आने वाले केमिस्ट के लिए हैं। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, एक डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट, कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसको टैलेंटेड केमिस्ट की, टैलेंटेड साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे इंडिया में, फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस, ऐसे हार्ड चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कैसा है?
यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर। आप मैटर वर्ड से पहले ही फेमिलियर हो, या आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था कि मैटर किसे कहते हैं और मैटर कितने फॉर्म्स में होता है, फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस, आपकी पुरानी क्लासेस से। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास है और जो स्पेस कवर करती है, स्पेस घेरती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। Everything around us, for example, book, pen, pencil, water, air, all living beings, etc., are composed of matter. You know that they have mass and they occupy space. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, और वो सारी लिविंग थिंग्स जो मैटर से कंपोज्ड हो रखी हैं, और जो जिनमें थोड़ा बहुत मास है और जो स्पेस कवर करती हैं, उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। यू आर ऑल्सो अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। आपको पता ही है कि मैटर जो है वो थ्री फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दीज 3 स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 1.1। मैटर के ये 3 फिजिकल पार्ट्स इस फिगर 1.1 में शो किए गए हैं। ये सॉलिड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट है, और ये गैसेस पार्ट है। ठीक है। सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, अलग नहीं जाने देते। इसी वजह से सॉलिड के पास जो है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे ही इसमें बीकर है ना। अगर इसे आप कप में डालेंगे तो ये कप की शेप ले लेगा, अगर आप इसे ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, और अगर आप इसे बाउल में डालेंगे तो ये बाउल की शेप ले लेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है। और इसी रीज़न की वजह से आप इसे इस लिक्विड को जिस भी दूसरे किसी कम ग्लास में या बाउल में किसी चीज़ में डालेंगे, ये उसी की शेप ले लेता है ना। और अब आती है हमारी गैस की बात। तो गैस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट शेप होती है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ख़त्म होता है। ठीक है। इसलिए ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे देखिए, solids have definite volume and definite shape। ठीक है। liquid have definite volume but not the definite shape, they take the shape of the container in which they are placed। ठीक है। जो मैंने अभी बताया, लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है। थर्ड, गैसेज हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, दे completely occupy the container in which they are placed। हाँ। These 3 states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। अच्छा, ये तीनों स्टेट्स जो हैं मैटर के, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं अगर इनकी कंडीशन को चेंज कर दिया जाए, जैसे इनके टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दिया जाए, है ना। तो जैसे ये है, देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड है, ये हीट है, फिर ये गैस से वापस कन्वर्ट किया कर रहा है कूलिंग से, फिर लिक्विड बन जाएगा, फिर लिक्विड को कूल करेंगे तो फिर ये सॉलिड बन जाएगा, है ना। सॉलिड को जब हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को जब हीट करेंगे तो गैस बनेगा, फिर गैस को इसको जब कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगी, और लिक्विड को जब कूल करेंगे तो ये हमारा सॉलिड बन जाएगा। ऑन हीटिंग, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजली चेंजेस टू अ लिक्विड। सॉलिड को हीट करने पर नॉर्मल सी बात है, ये लिक्विड में चेंज होगा, एंड द लिक्विड चेंजेस ऑन फर्दर हीटिंग। और जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारा चेंज हो जाएगा
गैसियस में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा चेंजेस टू द गैसियस और वेपर स्टेट। हाँ, इन द रिवर्स प्रोसेस, और जब हम इसका रिवर्स करेंगे, अ गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज टू द लिक्विड, जब हम गैस को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तो ये सॉलिड फेज में आ जाएगा। एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल, मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल पे मैटर को जो है वो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में क्लासिफाई किया गया है। मैटर में मिक्सचर आते हैं और प्योर सब्सटेंस आते हैं। मिक्सचर्स में तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आता है, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और ये आपका कंपाउंड्स आता है। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट आप इस चार्ट के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। क्यों? क्योंकि आपने ये 9th और 10th में अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे बोला जाता है, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। बाकी का अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा। जैसा मैंने पढ़ाया, सब जैसा मैंने समझाया, आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।